हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। मैंने हाफ चैप्टर पढ़ा दिया है। आज जो रिमेनिंग चैप्टर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए और इस चैप्टर का जो पीछे का हिस्सा है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर एक और छोटी सी वीडियो डाल दूंगी जिसमें पूरे चैप्टर को एक बार ब्रीफ में और एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। अब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो सरकार अपनाती है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया। लेट्स रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। हमने किसका एग्जाम्पल लिया? चाइनीज टॉयज का, जो इंडिया में चाइनीज टॉयज को इम्पोर्ट करते हैं। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज। मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड टॉयज है उनके ऊपर टैक्स लगा दे, तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। जो भी ये चाइना से टॉयज इम्पोर्ट करना चाहते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा उन टॉयज के ऊपर। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। इसलिए बायर को उन जो चाइनीज टॉयज हैं उनका प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप एज इन इंडियन मार्केट। और जो चाइनीज टॉयज हैं टैक्स लगने के बाद इतने सस्ते नहीं रहेंगे जितने की वो हैं। उनकी कीमत बढ़ेगी क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लग रहा है और बायर को टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो टैक्स जोड़ के मार्केट में उसकी एमआरपी वैल्यू रखेगा। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। और जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंड इंडियन टॉय मेकर विल प्रोस्पेरस। और इंडियन जो टॉय मेकर है वो क्या होंगे? प्रोस्पेरस होंगे, समृद्ध होंगे, क्योंकि अब मार्केट में इंडियन टॉयज ही रह गए हैं और जो कम कीमत पे हैं। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब गुड्स के ऊपर इंपोर्ट जो भी सामान किया जा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाने को क्या कहते हैं? ट्रेड बैरियर्स। क्योंकि जब किसी चीज के ऊपर टैक्स लगा तो उसकी कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़ गई तो मार्केट में बायर्स ने उसको खरीदा नहीं। इस प्रकार उस ट्रेड के ऊपर एक बैरियर लग गया, रोक लग गई। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप। इसको टैक्स बैरियर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई। ठीक है, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। अब कोई भी गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाती है? ताकि वो फॉरेन ट्रेड को कम या ज्यादा कर सके। ठीक है, और वो डिसाइड करती है कि किस प्रकार की गुड्स पे कितना टैक्स लगेगा, किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज वो इंडिया में लाना चाहेगी उस पर टैक्स कम लगाएगी या हटा देगी, और जिसको इंडिया में नहीं लाना चाहेगी उस पर टैक्स लगा देगी। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। क्या किया? हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन को कम करने के लिए, विदेशी प्रतियोगिता को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं, ताकि जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं उनको ज्यादा फॉरेन कंट्री के साथ कंपटीशन ना करना पड़े। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 90s एंड 60s। 1950 और 1960s में ही इंडस्ट्री इंडिया में आई हैं या सेटअप हुई हैं। एंड कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट एट द स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्री टू कम अप। अब अगर इन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो अब इनके लिए ये कंपटीशन ठीक नहीं है। ठीक है, ये इस हालत में नहीं है कि फॉरेन कंट्री के साथ कंपटीशन कर सकें, प्रतियोगिता कर सकें। इंडिया अलाउड इंपोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स। अब इंडिया केवल उन्हीं चीजों का इंपोर्ट करता है जो जरूरी हैं। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे
मशीनरी होगी, फर्टिलाइजर हो गए, पेट्रोलियम हो गए। ठीक है। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। अब स्टार्टिंग में हर डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री क्या करती है कि जब कोई इंडस्ट्री लगाती है तो स्टार्टिंग स्टेज में अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनको बढ़ावा देती है, ताकि वो अपना आगे बढ़े और प्रॉफिट कमाएं और उस इंडस्ट्री को या उस प्रोडक्ट को आगे लेके जाएं। अगर शुरू में ही उनको कंपटीशन में डाल देंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो उनको मार्केट में बनाए रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज को लेके आती है कंट्री में, ताकि उनको बढ़ावा मिले और वो और अच्छा उत्पादन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग अराउंड 1991 के शुरुआत के बारे में बताया गया। सो फार रीचिंग चेंजेस इन द पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किए गए एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। क्या किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेन के साथ कंपटीशन करें। क्यों कंपटीशन करें? पहला है कारण कि इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड improve the performance of producer within the country since they would have to improve their quality। वो कंपटीशन क्यों करें? ताकि वो कैपेबल बने और जो उनका गुड्स की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, अच्छी क्वालिटी की चीजें वो लोग बनाएं। एंड दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इस डिसीजन को किसने सपोर्ट किया? जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया, इस चीज को सपोर्ट किया। आगे है बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब क्या किया गया? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये जो ट्रेड बैरियर्स थे हटा दिए गए। मेंट दैट गुड्स could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here। अब जब ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए तो क्यों हटा दिए गए? ताकि कोई भी गुड आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जा सके एक देश से दूसरे देश में, और जो फॉरेन कंपनीज हैं वो किसी भी कंट्री में जाके फैक्ट्रीज और ऑफिसेज अपने सेटअप कर सके। इसीलिए ये ट्रेड बैरियर्स हटाए गए। अब आगे देखिए, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन तो आप क्या कहोगे? रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। कि जो बैरियर्स थे और जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको गवर्नमेंट के द्वारा हटाया जाना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। लिबरलाइजेशन की ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। और आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना क्यों जरूरी था तो उसमें आप क्या लिखोगे? ताकि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो कंपटीशन की भावना उनके अंदर आए और वो अपने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी रखें और मेंटेन रखें, ताकि वो फॉरेन के साथ कंपीट कर सके, उनकी गुड्स से बेहतर गुड्स बना सके, अच्छी चीज उत्पादित कर सके। इसलिए ये ट्रेड बैरियर्स हटाना जरूरी था। ठीक है, दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया। और ट्रेड बैरियर किसे कहते हैं ये भी पता चल गया। ट्रेड बैरियर क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट गुड्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रेड बैरियर तो आप लिखोगे टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑन गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। और क्यों जरूरी है ये क्या है? इट इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड दैट बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप ऑन गुड्स। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड बैरियर का डेफिनेशन होगी। और आपका लिबरलाइजेशन का मैंने बता दिया। इसमें इतने 3 ही क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया है ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जिसको क्या कहेंगे? शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO देन यू कैन राइट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उसको कंट्रोल करता है और उसके लिए पॉलिसीज बनाता है। इसमें क्या हो गया? अब तक बहुत सारी कंट्रीज इसके साथ जुड़ चुकी हैं। ठीक है,
अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए, ताकि मैं ऊपर ऊपर नहीं बताऊंगी, डिटेल में ही समझाऊंगी आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। We have seen that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization. जो लिबरलाइजेशन है किसके ऊपर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इंडिया में कौन सपोर्ट कर रहा है इसको, कुछ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि all barriers, सारे बैरियर फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए हार्मफुल है। देयर शुड बी नो बैरियर, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। WTO क्या कह रहा है कि ट्रेड और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, ये इनके लिए हार्मफुल है। ठीक है। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो फ्री होना चाहिए, कोई उसके ऊपर बैरियर नहीं लगे होने चाहिए। आसानी से एक कंट्री का माल दूसरी कंट्री में आता जाता रहना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज दियर पॉलिसीज, हर एक कंट्री को अपनी जो ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उन पॉलिसीज को लिबरलाइज करना चाहिए। अब वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अब पूछा जाए अगर कि WTO का क्या काम है, क्या मेन एम है, तो क्या मेन एम है, इसका मेन एम यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइजेशन किया जाए, लिबरलाइज किया जाए। स्टार्टिंग एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, इसने कहाँ से शुरू किया, डेवलप्ड कंट्री से इनिशिएटिव लेने शुरू किए WTO ने। WTO एस्टेब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ये क्या करता है, WTO रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और ये देखता है कि जो इसे रूल बनाए वो सीरियसली ओबे हों, जिनका पालन किया जाए, जिनको माना जाए। 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर ऑफ WTO की 160 कंट्री मेंबर हैं। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में भी एक तो आपका आ जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसका मेन एम क्या होगा, लिबरलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। इसकी टोटल कितनी कंट्रीज मेंबर है, 160 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और ये सबको क्या कहता है कि किसी भी ट्रेड के ऊपर कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। ट्रेड कैसे होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इस पैराग्राफ में ये सब मेन चीजें हैं। चलो इसका ये लास्ट है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, ये लास्ट है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर के ऊपर, ब्रीफ में पूरा आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है। अभी तो मैं पैराग्राफ वाइज चल रही हूँ, एक एक टॉपिक को लेके आपको समझा रही हूँ, फिर पूरा चैप्टर एक बार ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और उसके क्वेश्चन कुछ भी हों प्लीज आप मुझे लिख दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक। इन द लास्ट 20 ईयर्स से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे, जो इंडियन इकोनॉमी है ये काफी आगे आ गई है, इसका काफी इंप्रूवमेंट इसमें हो गया। व्हाट हैज बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपुल, इसका लोगों की जिंदगियों पर क्या असर हुआ है, ये हम अब आगे एविडेंस के साथ इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन हो गया है प्रोड्यूसर्स के बीच में, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर, मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी आपस में कंपटीशन है, और जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोड्यूसर है उनका भी आपस में कंपटीशन हो रहा है। हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर, अब इन सब का प्रोड्यूसर्स का डोमेस्टिक और फॉरेन के कंपटीशन का असर कंज्यूमर के क्या ऊपर पड़ रहा है, डोमेस्टिक वाला डोमेस्टिक से भी कंपटीशन कर रहा है और डोमेस्टिक वाला फॉरेन प्रोड्यूसर के साथ भी कंपटीशन कर रहा है। इसका कस्टमर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है या कंज्यूमर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, हम ये पढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्या इफेक्ट आजकल ग्लोबलाइजेशन से और ग्रेटर कंपटीशन से कस्टमर के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, तो उसमें आप ये एडवांटेजेस जो मैं बताऊंगी, ये एडवांटेजेस भी हैं और ये इफेक्ट्स भी हैं। अगर व्हाट आर एडवांटेजेस पूछे जाए तब भी यही आएगा, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स पूछा जाए तब भी यही आएगा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कंज्यूमर्स, उसमें भी ये दोनों का सेम आंसर होगा।
तो आंसर क्या होगा इसका, क्या एडवांटेज मिलेंगी कंज्यूमर को, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया। देयर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्पोर्टेड क्वालिटी। अब जो कंज्यूमर है शहर वाला, उसको क्या होगा, आजकल तो सब जगह ही वो कंज्यूमर अच्छी चीजें यूज करते हैं। कंज्यूमर का इसके ऊपर असर क्या पड़ेगा, एक तो वो इम्पोर्टेड क्वालिटी को एंजॉय करेगा, उसको अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलेंगी, ठीक है, एंड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट का उसको कम कीमत देना पड़ेगा। एक तो प्रोडक्ट अच्छा है और ऊपर से कीमत कम उसको पे करनी पड़ रही है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, दीज पीपुल टूडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। पहले की बजाय अब के जो लोग हैं वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड हाई मेंटेन करेंगे, क्योंकि वो इंपोर्टेड चीजों को कम प्राइस पे एंजॉय कर रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड भी, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। अब प्रोड्यूसर और वर्कर के ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बराबर नहीं। कारण पहला तो एमएनसीज हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 years, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम। एक तो एमएनसीज ने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा, ठीक है। एमएनसीज हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। अब जो एमएनसीज हैं वो कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगाने, किस किस की इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड है, सेलफोन की होगी, ऑटोमोबाइल की होगी, इलेक्ट्रॉनिक की होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स की होगी, फास्ट फूड की होगी। इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड है, जैसे बैंकिंग होगी, ठीक है, बैंक्स भी वो इंडिया में सेटअप कर रही है, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बाय, और इन प्रोडक्ट्स के अच्छे वेल ऑफ बायर्स भी मिल गए हैं उनसे, ठीक है। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। अब इंडस्ट्री आई है तो फॉरेन से तो लोग लेके नहीं आएंगे, नौकरी किनको मिलेंगी, वहां के लोकल लोगों को ही। इसलिए अगर इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को जब ये बढ़ावा देंगी तो जैसे बैंकिंग में जो जॉब निकलेंगी वो भी इंडियन के लोग जाएंगे, इंडस्ट्री लगेगी उसमें जो एम्प्लॉय लगेंगे, वर्कर लगेंगे, वो भी इंडियन होंगे, इसलिए जॉब्स बढ़ेंगी और लोग अच्छा धन अर्न करेंगे, और सब जब अच्छा अर्न करेंगे तो इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है, जो नीचे लोग हैं वो ऊपर उठेंगे, लोगों का स्टेटस भी अच्छा होगा। तो अगर एमएनसीज कोई सर्विस प्रोवाइड करती है या इंडस्ट्री सेटअप करती है तो इससे फायदा क्या होगा, उस कंट्री के लोगों को ही होगा, क्योंकि वहां के कंट्री के लोगों को ही उन सर्विसेज में और उन इंडस्ट्रीज में जॉब मिलेगी, ठीक है। ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटीरियल्स एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रोस्पेरेड, और क्योंकि उन इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगेगा वो भी वहाँ का लोकल लोग ही देगा, और वहाँ के लोकल जो प्रोड्यूसर है वो माल कंपनी को देंगे तो वो भी प्रोस्पेरस होंगे। सपोज कीजिए, मान ली गुड्स है, कौन सी गुड ले लेते हैं हम, कोई भी गुड, फास्ट फूड का ले लेते हैं एग्जाम्पल। किसी एमएनसी ने फास्ट फूड का लगाया है, फास्ट फूड के लिए सब्जियां चाहिए, बेकरी की मतलब आपको ब्रेड चाहिए, उसमें स्टफ करने के लिए सब्जियां चाहिए, पनीर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वहाँ का जो लोकल प्रोड्यूसर है वही उस चीज़ों की सप्लाई उस फास्ट फूड कंपनी को करेगा और पैसा कमाएगा और वो प्रोस्पेरस होगा। तो इसके ये लाभ जो डोमेस्टिक लोग हैं वहाँ के, उनको ये फायदा इन चीज़ों से होगा। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। एमएनसीज अगर लगती हैं तो क्या क्या फायदा होगा, एक तो कंज्यूमर्स को अच्छी गुड मिल जाएंगी, दूसरा वहाँ के लोकल लोग प्रोस्पेरस होंगे। सेकेंड पॉइंट दिया है, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। जो टॉप इंडियन कंपनीज है वो इस कंपटीशन से बेनिफिटेड होंगी, ठीक है। फ्रॉम द दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। क्या करेंगी वो लोग, नई टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगी और अपने जो प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है उसको हाई करेंगी। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनीज, और कुछ फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके सक्सेसफुल होंगी। सेकंड एडवांटेज क्या होगा एमएनसीज का, कि जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो अपना जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाएंगी, अच्छी मशीनरी लाएंगी, टेक्नोलॉजी लाएंगी और प्रोडक्शन मेथड को अच्छा करेंगी, प्रोडक्शन मेथड और टेक्नोलॉजी को अच्छा करेंगी,
तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हाई स्टैंडर्ड का होगा, और हाई स्टैंडर्ड का होगा तो उनको अच्छी कीमत मिलेगी और मार्केट में वो कॉम्पिटिशन करेंगी। एक और काम वो कर सकती हैं कि जो फॉरेन कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन कर लें और कोलैबोरेशन करके सक्सेसफुल हों और धन कमाएं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करें। ग्लोबलाइजेशन हैज़ enabled some large Indian companies to emerge as multinational companies। अब जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी है आपस में इमर्ज हो गई हैं, और इमर्ज होके क्या हो गई है, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है। इसका एग्जांपल दिया है टाटा मोटर, इन्फोसिस, रेनबैक्सी वगैरह, ठीक है। और ये कंपनियां क्या हो गई हैं, अब एक पावरफुल कंपनी हो गई हैं और पूरे वर्ल्ड में ये फैल गई हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब ग्लोबलाइजेशन और क्या करती है, नई अपॉर्चुनिटी खोलता है कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी सेक्टर में ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। द इंडियन कंपनीज प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल। अब मैंने पीछे एक एग्जाम्पल दिया था, लंदन की एक मैगजीन है जो टेक्स्ट यहाँ पे उसको प्रिंट किया जाता है और उसको प्रिंट करके फिर लंदन में भेजा जाता है और फिर लंदन में उसको बेचा जाता है, ठीक है। तो उसका जो टैक्स का काम है और प्रिंटिंग का काम है वो तो इंडिया में होता है, और बिकती हुई मैगजीन कहाँ पे है, लंदन में, ठीक है। तो जब वो इंडिया में टैक्स करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसका पैसा इंडियन लोगों को ही मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया कॉल सेंटर। हमारे बच्चे इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे हैं, तो कॉल सेंटर्स ये एमएनसीज यहाँ सेटअप करती हैं, और जो बच्चे काम करते हैं वो अच्छा धन कमाते हैं, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। इस टाइप से भी ये हमारे इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्री। अब इंडिया में ये सब चीजें जो डाटा एंट्री, अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है, इंजीनियरिंग का टास्क है, इंडिया के बच्चे इसको कम कीमत पर कर देते हैं और फिर इन चीज़ों को डेवलप्ड कंट्री में भेजा जाता है। चैप्टर खत्म हो गया है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना। एक बार मैं ब्रीफ में और कल समझा दूंगी आप लोगों को, और मैं वीडियो तैयार करके अच्छे से आपको दे दूंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात पूछनी हो, प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।